जय हिंद साथियों, कैसे हो सब। तो शुरू कर रहे हैं आज की यूपी पुलिस की जो जीके क्लास है वो। तो अब तक हमने 7 क्लासेस ले ली हैं जीके की, और सातों क्लासेस में स्टैटिक जो वो बहुत सारा कवर कर लिया। और जो कोर सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं उसमें हम क्या कि हिस्ट्री को ले रहे थे। इतिहास जो था ना मॉडर्न वाला वो लिया था। उसमें से क्या था कि हमने पुर्तगाली कंप्लीट किए, डच किए। अब डच के बाद हम आ गए थे ब्रिटिश। ब्रिटेन में क्या बचा था, एक दो पॉइंट रह गया था लास्ट क्लास में। उसको यहाँ करने के बाद आज थोड़ा सा हिस्ट्री को करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे वापस से अपने स्टैटिक। यानी कि जो क्लास चलेगी आपकी इसमें हिस्ट्री और स्टैटिक दोनों कंबाइंड करके चलते रहेंगे ऐसे ही बहुत अच्छे तरीके से। तो जल्दी से जल्दी क्लास शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले और बढ़िया करने की हम कोशिश करें। तो आज हम चलते हैं। आज का जो है ना क्लास 8 जो है हमारी, इसमें क्या है, हिस्ट्री से ही स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो हिस्ट्री में क्या पढ़ लिया था हमने कि यूरोपियों ने जो भारत की खोज है किस तरीके से की। यानी भारत की खोज नहीं की थी, ये भी हमने जाना। भारत का जो व्यापारिक मार्ग है उसकी खोज करते हैं। उसके बाद क्या होता है, पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगालियों को हमने जितने पॉइंट हो सके ना एग्जाम में, जो जो जहां से क्वेश्चन बने वो सारे हम कंप्लीट कर लिए। उसके बाद क्या है, हम आ गए सीधे अब कहां पे, जो डच थे उनके एक दो पॉइंट थे वो निकाल लिए हमने। हमने स्टार्ट किए ब्रिटेन। ब्रिटेन में अब आज हम जो थोड़े से एक दो पॉइंट है, टॉमस रो की हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, वहां थे। तो साथियों देखो, सबसे पहली चीज होती है किसी भी तरह की हम पढ़ाई कर रहे हों तो सबसे जरूरी होता है कि जो माइंड है ना वो स्थिर होना चाहिए। अब क्लास ले रहे हो तो पूरा दिमाग क्लास पे रखो। कोई भी क्लास हो, किसी की भी हो, मैथ की चल रही है, रीजनिंग की, जीके की, किसी भी सब्जेक्ट की है, उसके लिए क्या करना है, कॉपी लेनी है और पेन रखना है साथ में, जिससे कि आपको क्लास को दोबारा देखो तो उतना टाइम ना लगे, रिवीजन भी बहुत आसानी से होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम बात कर रहे थे टॉमस रो। टॉमस रो वो व्यक्ति है जो 1615 में भारत आता है। इससे पहले आया था विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस जो है 1613 में जब इन्होंने कंपनी लगा ली सूरत में, उसके बाद ये चला गया विलियम हॉकिंस। ये टॉमस रो आता है। अब टॉमस रो या टॉमस रो अब ये आ गया। अब ये क्या करता है, ये फिर से जहांगीर के दरबार में जाएगा। जहांगीर के दरबार में जाता है। उसके बाद जहांगीर से क्या करता है, बातचीत होती है, पहले से संबंध इनके अच्छे बन गए। तो जहांगीर इसको क्या करता है, कुछ व्यापारिक छूट दे देता है। व्यापारिक छूट का मतलब इनका टैक्स नहीं लेगा इससे। यानी जो ब्रिटेन है इनसे अब वो टैक्स वसूल नहीं करेगा जो इंडिया है, जो ये व्यापार करेंगे। सीधी सी बात ये थी। ये था टॉमस रो। इनको पूरा डीपली पढ़ने के लिए हम क्या है, ब्रिटेन को बिल्कुल स्टार्ट से वापस शुरू करेंगे। अभी हम फैक्चुअल एक बार देख रहे हैं, यानी समरी टाइप में अभी हम देख रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, इनका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जहाज था, इंग्लिश जहाज पहला, वो कौन सा था जो भारत आया था, वो था रेड ड्रैगन। तो आपको ये फैक्ट लिख लेना है, रेड ड्रैगन जहाज है जो पहला है भारत में आता है। अब 1687 में देखते जाओ क्या होता है। अब तक फैक्ट्री कहाँ है इनकी, सूरत में। 1687 में ये क्या करेंगे, फैक्ट्री का हेडक्वार्टर जो, यानी फैक्ट्री का हेडक्वार्टर अब ये बना देंगे बंबई में। तो एक काम और करेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बंबई को ब्रिटेन वालों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर कब बनाया, तो 1687 में। तो यह सूरत के बाद इन्होंने अपना हेडक्वार्टर किस जगह एस्टेब्लिश किया था वो पूछे तो वो बंबई में किया था। इस तरह से आपको रिलेट करके सारी चीजें पढ़ते जानी। एक चीज और देखें यहीं पे साथ में क्या होता है, बाद में ये लोग क्या करते हैं, 1698 में 1698 में कोलकाता की स्थापना होती है। कोलकाता जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है ना, उसकी कोलकाता में इनकी कौन सी जो व्यापारिक जो कोठी है वो बनाई थी इन्होंने, फोर्ट विलियम। तो 3 गांव थे, उन 3 गांवों की इन्होंने क्या ले ली, दीवानी इनको मिल गई, दीवानी अधिकार मिल गए। उन 3 गांवों की जमींदारी इन लोगों ने, अंग्रेजों ने खरीद ली। तो वो गांव है सूतानती, कालीकट और गोविंदपुर। ये जो कालीकट है ये अलग है, ये 3 गांव थे, सूतानती, कालीकट और गोविंदपुर, जो यानी जिनको तीनों को मिला के इन्होंने फोर्ट विलियम उसके पास बनाते हैं और उसको एक शहर बना देते हैं जो बनता है कोलकाता, यानी कलकत्ता के नाम से जो
प्रसिद्ध होता है। तो ये तो थे अंग्रेजों का कुछ डिस्कशन। अब आज हम बात करेंगे अपनी प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए भी कि ये हिस्ट्री का पार्ट तो है ही, जो यूपी स्पेशल है वहां भी इसमें से कुछ निकल के आता है। प्लासी और बक्सर का जो युद्ध है इसमें से। तो यूपी के यानी अब बात करें हम प्लासी। प्लासी में क्या होता है, 23 जून 1757 में यानी 1757 में 23 जून को प्लासी में एक लड़ाई लड़ी गई, यानी एक युद्ध हुआ अंग्रेजों के यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीयों के बीच। जानेंगे इसे बड़े अच्छे से। तो ये जो संघर्ष खाकी का है ना, इस टैग लाइन का मतलब अब जो खाकी है ना, खाकी वर्दी आपको यूपी पुलिस वालों वो लेनी है तो मेहनत करनी है, नोट्स बनाने हैं अच्छे से, क्लास में ज्यादा से ज्यादा आना है और दूसरे लोगों तक भी पहुंचानी है क्लास, ठीक है। तो चलो शुरू कर रहे हैं कि प्लासी में आपसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। तो 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। डेट, एग्जैक्ट डेट 23 जून वगैरह ये नहीं आती है एग्जाम में, फिर भी हमें पता होना चाहिए। होता क्या है इस लड़ाई में कि बंगाल है, बंगाल को भी हम अच्छे से देखेंगे। बंगाल में नवाब होता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला क्या करता है, ये जो सिराजुद्दौला है जब ये नवाब बनता है तो इससे पहले था अलीवर्दी खां, उसके बाद उसका बेटा वगैरह वो बनते हैं। तो क्या था कि अंग्रेजों को टैक्स में की तो छूट थी कि हम टैक्स भाई देंगे नहीं, सही है। दूसरा ये क्या थे, ये जो अंग्रेज हैं ये सिराजुद्दौला है ना, इनकी कठपुतली नवाब नहीं था, मतलब इनकी मानता नहीं था। वो अपना मतलब कि मैं राजा हूं, मैं नवाब हूं तो मैं जो करूंगा मेरी मर्जी है। ये लोग अंग्रेज बाहरी लोग हैं, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ, समझ रहे हो ना, कि सारी चीजें नाम सिराजुद्दौला का लेकिन फायदे सारे अंग्रेज, कानून उनके चल रहे हैं। तो ये सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आया। तो सिराजुद्दौला क्या करता है, एक तो हेल्प, जो हेल्प है ना, ये लोग जो है सिराजुद्दौला के जो दुश्मन है उनके हेल्प करने लगते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। उनमें मुख्य लोग कौन है, पहला है मीर जाफर। जाफर ये कौन है, इस सिराजुद्दौला का सेनापति है मीर जाफर। ये इसके खिलाफ था। इसको क्या करते हैं अंग्रेज, लालच देते हैं कि भाई सिराजुद्दौला को हटाएंगे पद से और तुझे हम नवाब बना देंगे। ये खुश, मिल गया, यानी धोखेबाज हो गए। तो ये सबसे बड़ा धोखेबाज मीर जाफर। उसके बाद थी घसीटी बेगम। घसीटी बेगम ये कौन थी, एक विधवा थी, विधवा थी सिराजुद्दौला के चाचा की। तो ये क्या चाहती थी, इसकी कोई संतान वगैरह नहीं थी, तो ये चाहती थी कि नवाब का पद जो है वो इसे मिले, मतलब कि इसका अधिकार हो जाए। तो घसीटी बेगम वो भी अंग्रेजों की तरफ चली गई। और कौन है, ओमीचंद जगत सेठ। ओमीचंद ये इसके दरबार में जो लोग हैं मंत्री वगैरह वही हैं ये, और जगत सेठ ये कुछ महत्वपूर्ण लोग थे। ये सारे क्या होते हैं, जो हैं तो सिराजुद्दौला के पक्ष के, लेकिन ये मिल किससे जाते हैं, ये मिल जाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सही है ना। अब ये इनसे मिल गए, ये तो कुछ सिराजुद्दौला की तरफ से। अब कारण क्या था प्लासी के पीछे, एक तो ये जो ब्रिटिश वाले हैं ये इनसे युद्ध कर रहा है, मतलब इनको अपनी तरफ ब्रिटिश ने मिला लिया। उसके बाद क्या है, सबसे जो बड़ा मेन कारण है वो टैक्स, कि ये लोग टैक्स देने से मना कर रहे हैं। अंग्रेज टैक्स देने से मना क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इन्हें मुगलों ने दे दिया था कि भाई फरमान तुम फ्री टैक्स करो भाई। अब नवाब बोलता है कि भाई मैं कैसे कर दूं, वो मुगल थे, तुम उनकी टेरिटरी में जाके करो, मैं क्यों तो करूं, मुझे तो टैक्स चाहिए भाई, व्यापार करोगे। बात एक बंगाल जो है ना, बंगाल यूपी और ये बिहार वाला जो रीजन है ना, वो सबसे समृद्ध रीजन था। आज के टाइम में भी देख लो और उस टाइम में भी, प्राचीन टाइम से लेके, प्राचीन समय से लेके अब तक अगर देखें तो ये जो रीजन है ये इतना मतलब आर्थिक रूप से हर एक तरह से बहुत मजबूती रही, तो ये यहां से हटना नहीं चाह रहे हैं। अब क्या करता है सिराजुद्दौला, इनकी फोर्ट विलियम पे बोलता है कि मैं अटैक कर दूंगा भाई, और अटैक कर देता है, कुछ लोगों को वहां मतलब मार वार देता है, कुछ को बंदी वगैरह बना देता है। अब क्या होगा, ये तो कुछ कारण है, इस तरह से अंग्रेज क्या है इसके पूरी तरह से खिलाफ हो गए, इसे
उन्हें लगा कि भाई इसे तो हटाना ही पड़ेगा कैसे ना कैसे करके। अब क्या करता है आगे देखो, ये तो सिराजुद्दौला है। अंग्रेजों की तरफ अगर पूछा जाए, यहाँ चलो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे हम, तो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव ये कौन है? सेनापति है, मतलब जो कमांडिंग ऑफिसर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो कौन है? ये रॉबर्ट क्लाइव। वर्सेस किसके खिलाफ युद्ध है भाई? बंगाल का नवाब कौन? सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला से ये युद्ध है। अब आपको रिजल्ट भी पता है कि भाई ये हारेगा और मारा जाएगा। अब युद्ध होता किस तरीके से, वो सारी चीजें जानते हैं। और यहीं पे एक घटना और घटित होती है, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी में क्या होता है, अब आप एक बार सोचो कि ब्लैक होल ट्रेजेडी में 100 करीब इसके थे, शायद 146 के आसपास बंदे हैं, अंग्रेज लोग हैं। अब ये क्या आरोप लगाते हैं कि भाई इसने एक छोटे से कमरे में इन 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया, जिससे दम घुटने से बहुत सारे, मतलब 123 से ज्यादा लोग मारे गए इनके अंग्रेजों के, और 1 या 2 लोग बचे। उन्होंने जाके इस क्लाइव को बताया है तो भाई क्लाइव ऐसे ऐसे बात हुई है। तो अंग्रेज, मतलब उन्हें चाहिए था बहाना, यानी को कारण तो चाहिए था ना कि आक्रमण करने का। वो बोलते हैं भाई सिराजुद्दौला तुमने गलत किया, हमें हट जाना दो। बोलता मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। हालांकि ये घटना हुई है या नहीं हुई, इस पे इतिहासकार जो मतभेद में, इंडियन बोलते हैं भाई नहीं हुई, अंग्रेज जो इतिहासकार है वो बोलते हैं हुई है। तो कुल मिलाकर आप देख लिए हो कि ऐसा क्या संभव था कि 150 लोगों को यार एक कमरे में बंद कर देगा और ऐसे मारेगा? मारना होता सीधा काट के मार देता, उसमें कौन सा जार था। तो ये हुई नहीं हुई, लेकिन ये आरोप लगाते हैं और हार जाना मांगते हैं और बोलते हैं कि नहीं तो भाई हम युद्ध करेंगे। तो ठीक है, सिराजुद्दौला भी तैयार है, लेकिन सिराजुद्दौला का ये पता नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है, धोखा होने वाला है। धोखा कौन करने वाला? अभी वो सारे लोग जो इसके साथ मिले हुए थे। अब सिराजुद्दौला अपनी 50,000 की सेना लेके आ जाता है, कहां? प्लासी में। प्लासी जो मैदान है उसमें। अब प्लासी के ये पूछा जा सकता है ब्लैक होल ट्रेजेडी ये किस मतलब युद्ध से रिलेटेड है, तो प्लासी के से। अब ये आ गया भाई प्लासी में। अब एक तरफ कौन खड़े हैं हमारे? अंग्रेज हैं, छोटी सी सेना, और सिराजुद्दौला बहुत भारी भरकम सेना। अब होगा क्या भाई? सिराजुद्दौला को फुल कॉन्फिडेंस है कि अब तो इन्हें भारत से मतलब मार के भगा देना ही है। अब क्या होगा कि ये जो है युद्ध स्टार्ट होने से पहले ही क्या होगा कि ये आदेश देगा मीर जाफर को कि तुम आक्रमण करो। मीर जाफर सेना को आदेश ही नहीं देता कि आक्रमण करने का। और जो 1-2 लोग हैं जो सिराजुद्दौला के पक्ष में जो अच्छे योद्धा माने थे उस समय, 2-3 लोग थे, वो जाते हैं युद्ध करते हैं, वो हार जाते हैं। मतलब एक एक करके टुकड़ी जा रही। देखो बहुत सारी लकड़ी वाली कहानी सुनी है ना कि सारी लकड़ियां एक साथ तो नहीं टूटेंगे, अलग अलग है हो गई। अब वो गए, 1-2 लोग क्या कर लेंगे, अपने 50-40 लोगों के टुकड़े लेके वो हार गए, मारे गए। अब मर गए तो सेना में क्या ये मीर जाफर अफवाह फैला देता है कि सेना हार रही है और सेना मतलब बहुत बुरी तरह से हारने वाली, सब मारे जाएंगे, इस तरह से माहौल बना देता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बना दिया। अब क्या होगा, इससे सेना परेशान हो जाती है। सेना किसका आदेश मानेगी? सेनापति का। अब ये जो सिराजुद्दौला से क्या कहता है मीर जाफर, एक काम करो तुम जो है वापस चले जाओ, वापस महल पहुंच जाओ, कहीं ये तुम्हें बंदी ना बना ले या मार ना दे। अब सिराजुद्दौला अपने 4-6 अंगरक्षकों के साथ वापस हो लेता है, बोलता है कि मैं युद्ध करता हूं, जो भी रिजल्ट होगा तुम्हें पता चल जाएगा, मैं अभी अंग्रेजों को मार काट के या हरा के जो भी होता है वो वापस आता हूं। लेकिन इसके सिराजुद्दौला के जाने के बाद युद्ध होगा? वो आप भी समझ रहे हो, नहीं हुआ, कोई युद्ध नहीं। तो ये बस नाम युद्ध है, लेकिन ये छल था, यानी धोखा था। वापस जा रहा होता, रास्ते में मिलता है इसे मीरान। अब ये मीरान कौन है? ये मीरान मीर जाफर है ना, उसका बेटा है। मीर जाफर का बेटा मीरान क्या करता है, सिराजुद्दौला को मार देता है। सिराजुद्दौला खत्म, सिराजुद्दौला को मार दिया। इस तरह से प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला हार गया
और जो है अंग्रेज जो है जीत गए। इसके बाद नवाब कौन बनेगा? नवाब बनता है मीर जाफर। मीर जाफर बनेगा नवाब। अब जब मीर जाफर नवाब बन गया तो वो क्या अब अंग्रेजों ने ऐसे ही तो युद्ध नहीं किया, सारी बातें कर दी। अब क्या करेगा? ये अंग्रेज जो हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये क्या कि इनको एकाधिकार मिल जाएगा। एकाधिकार मतलब पूरा अधिकार है व्यापार का। इनका इनकी मर्जी कैसे व्यापार करें, टैक्स दें ना दें, टैक्स तो देंगे ही, कुछ भी करें ये इनकी मर्जी है। मीर जाफर बन गया भाई कठपुतली नवाब। अब जो अंग्रेज कह रहे हैं वो चल रहा है, मतलब अंग्रेज पूरी तरह से हावी हो गए बंगाल में, और जो कुछ अंग्रेज कहेंगे उनके अनुसार ये सारी चीजें चल रही हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एक धोखेबाज के कारण क्या होता है कि प्लासी की लड़ाई में जो भारत का नवाब है यानी बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हार जाता है। पूरी तरह से बंगाल अब किन के कब्जे में? ये नाम का मीर जाफर जो है नाम का नवाब बचा है, कठपुतली नवाब जिसे बोल सकते हो, और सारी पावर किसके हाथ में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस तरह से ये क्या है, इन्होंने पहली बार सीधे सीधे अपना जो अधिकार बोलते हैं ना, अपना अधिकार जमाया और ये दिखाया कि हाँ भाई अब हम ताकतवर हैं। अब जो कुछ भी ये सीधे सीधे लड़ रहे हैं। अब तक ये किसी राजा की सपोर्ट कर रहे हैं। मान लो जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध है, मैसूर वाले युद्ध, हैदर अली वगैरह, तो ये कभी उसको हैदराबाद के नवाब को सपोर्ट कर रहे हैं, कभी मराठों को कर रहे हैं। तो इस तरह से ये एक दूसरे को सपोर्ट करके लड़वा रहे थे पहले। अब ये सीधे सीधे आ गए बैटल फील्ड में, युद्ध मैदान में सीधे सीधे आ गए। तो यहां से क्या होता है, अंग्रेज पूरी तरह से भारत में स्थापित होने का जो इनका पहला कदम है वो प्लासी की लड़ाई है। तो प्लासी की लड़ाई हो गई यहाँ पे खत्म। जितने पॉइंट थे वो सारे बता दिए, अच्छे से लिख लेना और क्वेश्चन इन्हीं में से बनेगा। अब बढ़ते हैं आगे स्टैटिक में। तो स्टैटिक की शुरुआत करते हैं आज के। तो स्टैटिक में देखते हैं क्या क्या आता है आज का। तो आज पूछा के एक दो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने के बाद सीधा गंगा है ना, गंगा नदी को डिस्कस करते हैं। गंगा नदी पे क्योंकि यूपी में होके जाते हैं भाई, यूपी स्पेशल भी हो गई। साथ ही साथ क्या हो गई कि गंगा से जो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, जैसे गंगा से रिलेटेड कोई बांध पूछ लिया, इसकी कोई ट्रिब्यूटरी पूछ ली, कोई इस पे स्थित शहर पूछ लिया, गंगा के लंबाई पूछ, बहुत सारे क्वेश्चन। तो हम अच्छे से एक गंगा को आज पढ़ने वाले हैं। स्टैटिक में होमवर्क है ये आपका। होमवर्क में आपको वो क्वेश्चन करने, पहला है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी, सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी। दूसरा क्वेश्चन है नाटो का हेडक्वार्टर। तीसरा क्वेश्चन है फर्स्ट वुमेन मिस यूनिवर्स। ये 3 क्वेश्चन है होमवर्क में करने। अब आते हैं आज के जो गंगा की हम बात करें। तो गंगा को भाई देखो इतनी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं गंगा से, तो ये आज की क्लास में नहीं हो पाएगा, तो उसे कल के में लेंगे। तो थोड़ा बहुत आज डिस्कस करते हैं गंगा को। तो गंगा की जब हम बात करेंगे तो गंगा की जो सीधी सीधी लंबाई अगर पूछी जाएगी तो 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। अब गंगा जब यहां से 2525 किलोमीटर लंबाई है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही स्टेट में एक ही जगह घूमने वाली है। तो अब ये कहां से, अब हम देखेंगे तो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग मतलब उद्गम पूछा जाएगा। उद्गम, गंगा का उद्गम कहां से हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है गंगा के उद्गम में, कि गंगा कोई एक नदी स्पेशल नहीं कि कहीं से निकली और सीधे गंगा की तरह चल दी। एक नदी जैसे हम देख रहे हैं मैदानी भागों में, ऐसा नहीं है। तो क्या होता है कि एक है अलकनंदा, दूसरी कौन सी है भागीरथी। ये 2 नदियां हैं। अब ऐसा भी नहीं कि ये स्पेशल है, ये भी, इनमें भी कुछ ट्रिब्यूटरी हैं। ऐसे ही भागीरथी की 1-2 ट्रिब्यूटरी हैं। और ये क्या होती है, जब अलकनंदा और भागीरथी आके देवप्रयाग नाम की जगह है वहां पे मिलती हैं, और यहां से जो नई नदी निकल के आगे चलती है उसका नाम है गंगा। सही है। अब उद्गम की जब बात करें हमें समझ में आएगा अलकनंदा भागीरथी से मिलकर बनती है, देवप्रयाग से गंगा इसका नाम पड़ता है। अब आगे देखें तो पूछा जाता है कि ये किस ग्लेशियर से निकलती है, किस हिमनद से निकलती है। तो उस हिमनद का नाम है गंगोत्री
ग्लेशियर या हिमनद, गंगोत्री ग्लेशियर या हिमनद, क्योंकि ये सारी जो हैं अलकनंदा, भागीरथी, ये एक ही ग्लेशियर से निकलती हैं। और ये जो, और साथ ही इसका नाम गोमुख भी दिया जाता है, गोमुख, ठीक है ना। तो ये गोमुख भी हो सकता है। तो गंगोत्री हिमनद से या गोमुख से। अब है किस स्टेट में, अगर स्टेट की बात करें तो ये है उत्तराखंड। यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ठीक। अब यहां तक की बात चलो हमें आगे समझ में, चलो सही है। अब क्या होगा, गंगा जब आगे पहुंचेगी तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट ही बता रहा हूँ, बाकी कल डिस्कस करेंगे और अच्छे से। प्रयाग, ये प्रयागराज या इलाहाबाद, यहाँ क्या होता है, गंगा में एक नदी और आके मिलती है जिसका नाम है यमुना। आज केवल इसका डायग्राम की तरह देखते हैं। यमुना आके प्रयाग में मिलती है, तो यहां से यमुना और गंगा दोनों एक जगह हो जाती है। उसके बाद जब ये आगे बढ़ती है फिर भी गंगा ही है। ये प्रयाग के बाद वाराणसी यहीं पड़ेगा, इससे पहले आपका कानपुर पड़ता है, हरिद्वार, ऋषिकेश। तो ये वो नाम है जो महत्वपूर्ण, कन्नौज, जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ये शहर किस नदी के किनारे है। उसके बाद सबसे लंबाई ज्यादा कहाँ है गंगा की, वो यूपी में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि इसमें कोसी नदी आके मिलती है, घाघरा मिलती है, गंडक मिलती है, महाकाली मिलती है। तो बहुत सारी नदियां मिलेंगी इधर से भी जाके। हमारे चंबल वगैरह वो यमुना में मिलती है, यमुना के बाद यमुना उनमें जाके मिल जाती है। इस तरह से आप देख रहे हो पूरा एक ग्राफ बन जाएगा। अब कोसी जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को देख रहे हैं। कोसी जो नदी है ये क्या है, बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है, कोसी। कोसी आके गंगा में मिलती। अब क्या होगा, जब गंगा आगे जाके बंगाल में पहुंचेगी तो ये दो नदियों में डिवाइड हो जाएगी, फिर से दो नदियों में। तो ऐसा करके कोई सिटी है, मुजफ्फरपुर ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट है वहां का, मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है। वहां जब गंगा जाती है तो मुर्शिदाबाद, आप लोग को इतिहास में भी पढ़ने को मिलेगा, मुर्शिदाबाद में ये क्या होता है कि गंगा दो नदियों में फिर से डिवाइड हो गई। तो यहां तक का मैप अगर समझ में आ गया है तो मैं क्या करता हूँ, यहां से आगे का थोड़ा सा फिर बना लेता हूँ, इधर पीछे मिटा के। तो हमारे यहाँ थे, ये पहुंच के बंगाल में गंगा, यहाँ इस तरह से ये मुड़ जाए। एक तो क्या होगी, सीधी निकल जाएगी पूर्व में, एक मुड़ जाएगी दक्षिण में सीधे, एक दक्षिण पूर्व में चली गई इस तरह से मतलब, और एक चली गई यहाँ ये दक्षिण में। ये कौन सी जगह है, गिरिया, गिरिया नाम की जगह है जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। किस जगह, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल। अब यहां से ये जो नदी निकलेगी नीचे की तरफ, इसका नाम दोबारा से हो जाएगा भागीरथी। और जो ऊपर वाली है ये पद्मा के नाम से, पद्मा। अब पद्मा के नाम से यहीं पे क्या नाम है, फारक्का। एक फारक्का नाम का बैराज है, मतलब बांध। वेस्ट बंगाल में आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फारक्का बांध किस मतलब स्टेट में है, तो आप बताएंगे वेस्ट बंगाल में। उसके बाद सीधी ये एंटर कर जाती है बांग्लादेश में। कौन से देश में, बांग्लादेश। अब पहुंच गई ये बांग्लादेश, पद्मा। अब थोड़ा सा भागीरथी पे आए। भागीरथी क्या होगी, एक जगह है हुगली, हुगली में जब ये पहुंचेगी तो यहां तक नाम इसका, कुछ लोग गंगा भी बोलते हैं, भागीरथी बोला जाता है। उसके बाद इसका नाम हो जाता है हुगली। हुगली नाम होने के बाद ये सीधी फिर आगे जाके कहां गिरेगी, कलकत्ता होते हुए, कलकत्ता यानी कोलकाता होते हुए सीधी हमारी बे ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल में जाके, ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाएगी। उसके बाद अब आ जाओ वापस पद्मा। पद्मा बांग्लादेश में पहुंच गई। अब आपसे पूछा जाएगा कि गंगा का बांग्लादेश में दूसरा नाम क्या है, क्या नाम हो जाता है, तो हो जाता है पद्मा, ठीक है। अब ऊपर से एक नदी और आ रही है हमारी, वो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र का जो नाम है वो क्या होता है, जैसे ये बांग्लादेश में आती है और थोड़ी अंदर जाती है उसका नाम पड़ जाता है जमुना। यहाँ कंफ्यूजन मत रखना कि यमुना और जमुना दोनों में डिफरेंस है। ये जो ब्रह्मपुत्र है इसका नाम है जमुना, और जो यमुना है वो प्रयाग तक ही आपकी यानी इलाहाबाद में जाके गंगा में मर्ज हो गई। जब ये दोनों एक जगह मिलती हैं और जब इनकी एक धारा बन के आगे चलती है तो इसका नाम हो जाता है मेघना, मेघना। तो इस तरह से आपको एक समझना है कि पद्मा
और पूछा जाए ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम जमुना, जमुना और पद्मा मिलकर कौन सी नदी बनाएंगी, मेघना। अब मेघना कहां तक जाकर गिरेगी, ये भी वेस्ट बंगाल में बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाएगी। यहीं पे जब ये गिरती हैं तो इधर से ये भी आ रही है और कई सारी नदी, तो यहाँ पे एक डेल्टा बन जाता है वेस्ट बंगाल में। उस डेल्टा का नाम है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा यहाँ पे बनाते हैं ये लोग। और इसी जगह जो एक पवित्र तीर्थ स्थल है जिसे राम सागर या गंगा सागर के नाम से, मुख्यतः गंगा सागर के नाम से जानते हैं, जहां पे ये आगे जाके दोनों वेस्ट बंगाल में गिर जाती हैं। तो इस तरह से आपने गंगा को पूरे देख लिया कि किस तरह से बहती हुई कहां तक ये पहुंचती है। बाकी और इसके कई सारे फैक्ट हैं, वो क्या करते हैं अगली क्लास में देखते हैं। टिहरी बांध पूछ लिया आपसे, टिहरी, टिहरी बांध किस नदी पे है, तो भाई गंगा नदी पे ही है। किस जगह है, तो ये टिहरी बांध जो है आपका उत्तराखंड में है। तो आज की क्लास में बहुत सारे, यानी जो गंगा का जो डायग्राम था ना, आपके समझ में मुझे लगता है बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब जब ये सारी चीज हो गई, अब क्या करते हैं, कल जो कुछ इसके पॉइंट बनेंगे गंगा से रिलेटेड और अभी बहुत सारे फैक्ट रह गए वो कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए क्या क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। इतने अच्छी तरह से आपको क्लासेस दी जा रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा। हिंदी की क्लास की आपसे बोल दी, हिंदी क्लास बहुत जल्दी शुरू होगी। और साथ ही साथ एयरफोर्स के बच्चे अगर हमसे आके जुड़ रहे हैं, तो अगर 50 से प्लस बच्चे हो जाते हैं हमारे पास एयरफोर्स के, आपको क्या करना है कि वीडियोस के कमेंट में लिखना है कि सर हमें एयरफोर्स की क्लास चाहिए, या केवल लिख दो एयरफोर्स, तो हम समझ जाएंगे। और अगर हमारे 50 से के आसपास कमेंट हो जाते हैं एयरफोर्स के, तो हम क्या एयरफोर्स का बैच भी सीधा सीधा लॉन्च कर देंगे। तो क्या है, अच्छे से नोट्स बना लिया करो और क्लास को भाई ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाओ चैनल को, जहां तक पहुंचा सकते हो। जय हिंद।